यह कंपनी का डिनर था। हर किसी को कोई भी डिश ऑर्डर करने का हक था। जब मेरी बारी आई तो वांग लिंग, जो नई इंटर्न थी, ने मेरे हाथ से मेन्यू छीन लिया। बस बहुत हो गया, तुम्हें कुछ भी ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे नजरअंदाज किया, वेटर की तरफ मुड़ा और कहा, मैं स्नो लॉर्ड्स बीन पेस्ट ऑर्डर करना चाहूंगा। लेकिन वांग लिंग ने मेन्यू सीधे मेरे चेहरे पर दे मारा और गुस्से से मुझे घूरने लगी। मैंने कहा ना कि तुम्हें ऑर्डर करने की इजाजत नहीं है तो नहीं है। तुम खुद को समझते क्या हो, कोई बहुत बड़ी हस्ती। मेरे चेहरे पर एक लाल निशान उभर आया, उसमें बहुत तेज जलन हो रही थी और मेरे अंदर का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। बिना किसी लिहाज के मैंने मेन्यू सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। मैंने उसे फिर से उठा लिया। वह तुरंत चीखी और दहाड़कर बोली, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी माँ कौन है? वह वांग नान है, कंपनी की सबसे बड़ी क्लाइंट। यहाँ तक कि सीईओ भी मुझसे बहुत नरमी से पेश आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हारा सेल्स कोटा रद्द करवा दूंगी। मैं पूरी इंडस्ट्री से तुम्हें ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। मैं सन्न रह गया। मेरी अपनी मौसी वांग नान पिछले 40 सालों से अकेली रह रही हैं। उन्हें इस उम्र का इतना बड़ा बच्चा कब से हो गया? मैं वहां अवाक खड़ा रहा। वांग लिंग और भी ज्यादा घमंडी हो गई। क्या बात है, अब डर लग रहा है? वो आदमी जो सिर्फ अपनी शक्ल के दम पर सेल्स करता है। तुम तो एक परजीवी हो। हमने तुम्हें इस डिनर में आने दिया, लेकिन सच कहूं तो तुम तो बस यहाँ की हवा ही खराब कर रहे हो। और तुम्हें सच में लगा कि तुम्हें खाना ऑर्डर करने का हक है? सेल्स करने के लिए अपनी शक्ल पर निर्भर रहने वाले, मैं सुबह से शाम तक प्रपोजल बनाने में लगा रहता हूँ। मैं दिन के 8 घंटे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बिताता हूँ। सचमुच धूल फांकता हूँ। मैं धूप में इतना झुलस जाता हूँ कि मेरी अपनी माँ भी मुझे पहचान नहीं पाती। और फिर भी उसमें यह दावा करने की हिम्मत है कि मैं अपनी शक्ल के दम पर काम करता हूँ। मैंने पीछे अपनी कुर्सी टटोली, खड़ी हुई और उसकी तरफ उंगली दिखाई। ओए वांग लिंग, जबान संभाल कर बात करो। मेरे सेल्स के नतीजे मेरी अपनी काबिलियत की वजह से आते हैं। यहाँ हर कोई जानता है कि मैं काबिल हूँ। तुम्हें मेरी बुराई करने का कोई हक नहीं है। यह कंपनी डिनर तुम्हारी तरफ से भी नहीं है। जब मैं पहली बार अंदर आई तो मुझे किसी बदबू का एहसास हुआ। पता चला वह तो तुम्हारे मुंह से आ रही बदबू थी। मेरे सभी साथियों ने शर्म से अपने सिर झुका लिए और अपनी हंसी दबाने लगे। वे बहुत पहले से ही वांग लिंग के असहनीय घमंड से तंग आ चुके थे। जब लिंगशी नाम की एक नई कर्मचारी ने उसके लिए कॉफी लाने से मना कर दिया तो उसने एक कप कॉफी सीधे लिंगशी के सिर पर डाल दी। उस उबलते हुए तरल पदार्थ से लिंगशी के सिर की त्वचा पर फफोले पड़ गए। वांग लिंग ने न सिर्फ माफी मांगने से मना कर दिया, बल्कि उसने धमकी भी दी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे माफी मंगवा सकती हो? मैं तुम्हें इस कंपनी से निकलवा दूंगी। आखिर में कंपनी ने सच में उसे उस खर्च की भरपाई कर दी। मैं उसी वक्त वहीं पर सही बात के लिए खड़ी होना चाहती थी, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे रोक लिया। मैं हैरान थी, उनमें से किसी ने भी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं की? पता चला कि वे इस बात से डरे हुए थे कि वह वांग नान की बेटी है। गुस्से से वांग लिंग का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। बात बस इतनी है कि मेरी नाक बड़ी है। वह गुस्से से बोली, जियांग चेन, मुझसे जबान मत लड़ाओ। मेरी माँ के सहारे के बिना यह कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज के कंपनी डिनर की इंचार्ज मैं हूँ। अगर मैंने कह दिया कि तुम कोई डिश ऑर्डर नहीं कर सकते तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? तुम खुद को समझते क्या हो? अगर तुमने एक भी डिश ऑर्डर करने की हिम्मत की तो कल तक मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। वेटर ने यह सारी बातचीत सुन ली थी और उसने मेरी तरफ अजीब सी बेबसी के भाव से देखा। सर, क्या आप अभी भी यह डिश ऑर्डर करना चाहेंगे? मैंने एक पल भी नहीं सोचा। अगर मैंने ऑर्डर नहीं किया तो मेरा जीना ही बेकार है। मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया जिसने इस कंपनी के लिए करोड़ों का रेवेन्यू कमाया और मुझे एक मामूली सी डिश ऑर्डर करने का भी हक नहीं है। ये सब किस बात का शोर शराबा हो रहा है? जनरल मैनेजर जो जियांगो ने दरवाजा खोला और अंदर आए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। यह कंपनी का डिनर है, यह तुम लोगों के आपस में झगड़ने की जगह नहीं है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? झगड़ा इसी ने शुरू किया था। वांग लिन ने किसी और को सफाई देने का मौका ही नहीं दिया। खुद को बेचारी दिखाते हुए उसने बातों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इससे पहले कि मैं अपना मुंह भी खोल पाता, जनरल मैनेजर जो ने मुझे घूर कर देखा। जियांग चेन, तुम यहाँ के पुराने कर्मचारी हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेहनत और किफायत इस कंपनी का मूल सिद्धांत है? वांग लिन ये सब कंपनी के भले के लिए कर रही है। खाने में से एक डिश कम करके पैसे बचा रही है। क्या यह बात तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा बर्दाश्त से बाहर है? और फिर तुमने हाथ-पाई भी की। यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम अभी के अभी वांग लिन से माफी मांगोगे और उसे मानसिक तकलीफ के हर्जाने के तौर पर 10,000 युआन दोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो हम इस मामले को यहीं खत्म कर देंगे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सचमुच हंस पड़ा। जनरल मैनेजर जो, मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगूं और मुआवजा दूं? जो चांगो के चेहरे के हाव भाव उलझ गए। भाई टैंक, जिद मत करो। वांग लिन वांग नान का बेटा है। वह ऐसा आदमी नहीं है जिससे तुम पंगा लेना चाहोगे। जनरल मैनेजर जो उसी पर भरोसा कर रहे हैं कि वह टियान्युए के साथ हमारी मौजूदा पार्टनरशिप को कामयाबी से पूरा करवाएगा। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। तो उसका दावा है कि उसकी मां वांग नान है ना? मैंने अपना फोन निकाला, बस यूं ही, और वांग लिन की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली। यह सच है, रिकॉर्डिंग वाले दिन खुद जनरल मैनेजर वांग उसे छोड़ने आई थी। मैंने फोटो में दिख रहे इंसान को घूरा। मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वहां मेरी खूबसूरत मौसी थी, एक शानदार कार के सामने ड्रेस पहने खड़ी थी और ठीक उनके बगल में सच में वांग लिन ही था। वांग लिन ने एक कैप्शन भी डाला था, शुक्रिया मां, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर मेरी नई गाड़ी मुझे देने के लिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैंने तुरंत अपनी मौसी को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से मुझे बस वॉइस मेल की आवाज सुनाई दी, जिसका मतलब था कि उनका फोन बंद है। यह देखकर कि मैंने कोई माफी नहीं मांगी, वांग लिन ने मुझे गुस्से से घूरा। जियांग चेन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुमसे इसकी कीमत वसूलूंगा। 4 दिन बाद जिस कीमत की उसने बात की थी वह सच में चुकानी पड़ी। अवार्ड सेरेमनी में टॉप सेल्स परफॉर्मर का टाइटल, जो असल में मेरा था, साथ ही 500,000 युआन का बोनस पावर पॉइंट पर दिखाई गई स्पीच के मुताबिक पूरी तरह से वांग लिन के नाम कर दिए गए थे। उन्होंने मेरा नाम हटाने की जहमत भी नहीं उठाई थी। यह खुलेआम लूट से कम नहीं था। मेरे सीने में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैं तुरंत खड़ा हो गया और उनसे जवाब मांगा, टॉप सेल्स परफॉर्मर चुनने के लिए आपने किन पैमानों का इस्तेमाल किया? इस महीने मेरे प्रोजेक्ट्स की कुल बिक्री 1 अरब युआन से ज्यादा रही, जिससे कंपनी को करोड़ों का रेवेन्यू मिला। मैं दूसरे नंबर पर रहे व्यक्ति से काफी आगे हूँ, मुनाफे के मामले में 5 करोड़ की बढ़त के साथ। वहीं दूसरी ओर वांग लिन ने एक भी डील पक्की नहीं की है। मैं आप लीडरशिप टीम से पूछता हूँ, किस आधार पर आपने मेरा टॉप सेल्स परफॉर्मर का खिताब वांग लिन को दे दिया? कॉन्फ्रेंस हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। फाइनेंस डायरेक्टर और सेल्स डायरेक्टर ने एक दूसरे की ओर बेचैनी से देखा। उनमें से किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वांग लिन ने मेरी ओर घमंड भरी नजर से देखा। बेशक ऐसा ही है। जिन प्रोजेक्ट्स को तुमने हासिल किया उन्हें तुमने बेईमानी से पाया था।
कंपनी ऐसे घटिया बर्ताव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी के लिए हम तुमसे सिर्फ तुम्हारा सेल्स चैंपियन का खिताब वापस ले रहे हैं। अगर तुम ऐसी गंदी चालें चलते रहे और कंपनी की इज्जत को इसी तरह दागदार करते रहे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं गुस्से से कांप रहा था। मेरी नजरें पोडियम पर बैठे हर एग्जीक्यूटिव पर घूमी, वही लीडर जिन्होंने कुछ समय पहले मेरी पेशेवर काबिलियत की तारीफ की थी और मुझे बेमिसाल संभावनाओं वाला एक होनहार व्यक्ति बताया था। अब एक एक करके उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं। सिर झुकाकर वे रीढ़ विहीन चापलूसों की तरह दुबके बैठे थे। मैंने अपनी नजरें कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी की ओर घुमाई। भाई जिवेई, क्या यह तुम्हारा फैसला है? पूरी सभा के सामने नाम लेकर पुकारे जाने पर भाई जिवेई साफ तौर पर नाराज हो गया। उसने बेसब्री से अपनी भौहें सिकोड़ी। जियांग चेन, कंपनी के अपने कुछ फैसले होते हैं। इस छोटी सी बात को इस अवार्ड सेरेमनी में रुकावट न बनने दो। तुम्हें बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखना चाहिए। बड़ी तस्वीर। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मेरी आवाज कांपने लगी। जिस बड़ी तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, क्या उसका मतलब यह है कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने हासिल किए, पूरे साल बिना एक भी दिन छुट्टी लिए काम करके, हर रात आधी रात तक देर तक रुककर, खुद को पूरी तरह थका देने की हद तक मेहनत करके, क्या आप वे बस किसी और की उपलब्धियां बनने के लिए किसी और को सौंप दिए जाएंगे? कि उसके द्वारा फैलाई गई एक बेबुनियाद अफवाह के आधार पर मेरी सारी कड़ी मेहनत से कमाई गई साख पूरी तरह से मिटा दी जाएगी और आप पूरी तरह से बेपरवाह बने रहेंगे? इसमें कहां की निष्पक्षता है? मैं आपसे पूछता हूं, न्याय कहां है? आप किसी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप जिन्होंने कंपनी में इतना बड़ा योगदान दिया है। मेरे सवाल ने प्रेसिडेंट बाई को पूरी तरह से निःशब्द कर दिया। लेकिन वांग लिन के चेहरे पर पछतावे का एक भी निशान नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और मुझे नीचे की ओर देखा। निष्पक्षता? उसने पूरी तरह से तिरस्कार भरी हंसी हंसी। जियांग चेन, इतने भोले मत बनो। इस समाज में जिसके पास सत्ता होती है, निष्पक्षता भी उसी के पास होती है। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो जाओ और अपने लिए कोई अमीर डैडी ढूंढो जो तुम्हारे लिए खड़ा हो सके। बड़ी अफसोस की बात है, तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है। उसने मुझसे ठंडे लहजे में बात की और अपने चेहरे पर छलकते घमंड को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। जहां तक मेरी बात है, तियान्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट के तौर पर और वांग नान के बेटे के तौर पर मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए दबाकर रख सकूं और यह पक्का कर सकूं कि तुम फिर कभी ऊपर न उठ सको। मैं उसे घूरता रहा और सच में सोचता रहा कि उसे इतना असीम आत्मविश्वास कहां से मिला। मुझे तो इस बात पर भी शक होने लगा था कि क्या मेरी अपनी मौसी ने सच में परिवार की पीठ पीछे जाकर किसी और से एक नाजायज बेटा पैदा किया था। अचानक मैं बोल पड़ा, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट वांग का एक भतीजा है, एक ऐसा भतीजा जिसे वे अपने सगे बेटे की तरह मानते हैं। क्या तुम कभी उससे मिले हो? मैं वांग शियाओगुआन की बात कर रहा हूँ। वांग लिन के चेहरे के हाव भाव एक पल के लिए जम से गए। फिर उसने मेरी तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा। वह मेरा कजन है। बेशक मैं उसे मिला हूँ, लेकिन मेरा कजन पूरे साल विदेश में रहता है और शायद ही कभी देश लौटता है। यहाँ तक कि मैं भी उसे शायद ही कभी मिल पाता हूँ। तुम्हारे जैसा कोई इतना नीच और आम आदमी तो इसका सपना भी नहीं देख सकता। मैं एक कदम आगे बढ़ा, उसे डराते हुए। क्या तुम उस काबिलियत की बात कर रहे हो जिसमें तुम पूरे दिन काम चोरी करते हो और वीडियो गेम्स खेलते हो, 2 घंटे का लंच ब्रेक लेते हो, ठीक 5 बजे दफ्तर से निकल जाते हो? या शायद उस काबिलियत की बात कर रहे हो जिसमें तुम पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो और बदले में सिर्फ एक पीपीटी स्लाइड बनाते हो जिसमें प्रपोजल शब्द के अलावा कुछ नहीं होता? उसने बेबस नजरों से भाई जिवेई की तरफ देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह पूरी तरह से चुप हो गया। भाई जिवेई के चेहरे पर निराशा और हताशा के भाव साफ झलक रहे थे। यह देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि एक काबिल इंसान की काबिलियत यूं ही बर्बाद हो रही है। उसने अपनी नजरों का रुख मेरी तरफ मोड़ा और अपनी आवाज धीमी कर ली। जियांग चेन, जबान संभाल कर बात करो। यह एक कंपनी है, कोई मछली बाजार नहीं। हम यहाँ तुम्हारी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुमने पहले कंपनी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं, तुम खुद को कानून से ऊपर समझने लगो। यहाँ सिर्फ सबसे काबिल इंसान ही टिक पाता है। तुम्हें यह मानना ही होगा कि तुम्हारी जगह कोई ज्यादा काबिल इंसान ले सकता है। तमाशा बनाना बंद करो। सबकी नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम गईं। उस 5 लाख युआन के बोनस की खातिर वे सब यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि मैं कंपनी से अपने सारे रिश्ते कैसे तोड़ता हूँ। 5 लाख? मुझे तो 5 मिलियन की भी कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस इंसाफ चाहिए। मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। मैंने कोई पलटवार नहीं किया। मैं बस मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें व्यंग्य छिपा था। ठीक है, मैं इसे मान लेता हूँ। सेल्स चैंपियन का खिताब सचमुच किसी ज्यादा हकदार इंसान का ही है। मैं अभी अपने वर्क स्टेशन पर लौटा ही था कि एचआर ने कर्मचारियों में बदलाव को लेकर 2 घोषणाएं जारी कर दी। कर्मचारी जियांग चेन ने खाने पीने और मनोरंजन पर बेहिसाब खर्च करके कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, जो कंपनी की नीतियों का गंभीर उल्लंघन है। यह फैसला तुरंत लागू होगा। जियांग चेन को सेल्स मैनेजर के पद से हटा दिया गया है और उन्हें आत्मचिंतन के लिए अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इंटर्न वांग लिन ने अपनी इंटर्नशिप के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उन्होंने पूरी हिम्मत से कंपनी के हितों की रक्षा की है और काफी ज्यादा कमाई करके दी है। इसलिए उन्हें तुरंत प्रभाव से परमानेंट कर्मचारी का दर्जा दिया जाता है और जियांग चेन की जगह सेल्स मैनेजर बनाया जाता है। इसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट बाई ने ग्रुप चैट में मुझे टैग किया। जियांग चेन, तुम्हारी फिजूल खर्ची और कंपनी के नियमों की सरासर अनदेखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस महीने का तुम्हारा बोनस काट लिया गया है। इसके अलावा तुम्हें अपने हाथों से 10,000 शब्दों का एक आत्म आलोचना पत्र लिखना होगा और उसे इस ग्रुप चैट में पोस्ट करना होगा ताकि बाकी सभी कर्मचारियों को इससे सबक मिल सके। यह तो हद ही हो गई थी। उन्होंने मुझसे सेल्स चैंपियन का खिताब छीन लिया। उन्होंने मेरा बोनस काट लिया। उन्होंने मुझे एक बुरे उदाहरण के तौर पर पेश किया, एक बलि का बकरा बनाया और पूरी कंपनी की नजरों के सामने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। वे मेरी बेइज्जती का इस्तेमाल करके अपनी धाक जमाना चाहते थे और मुझे एक मिसाल बनाना चाहते थे। ग्रुप चैट में एकदम से सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि पूरे ऑफिस में भी एकदम खामोशी छा गई। हर किसी की नजर बहुत धीरे से, लगभग बिना किसी को पता चले, मेरी तरफ घूम गई। उन नजरों में हमदर्दी थी, उनमें तरस था, उनमें गुस्सा भी था और वहां एक तरह की कुटिल खुशी थी। मैसेज वहीं लटके रहे, बिना हिले डुले, जैसे सब इंतजार कर रहे हों। इंतजार कि मैं सबके सामने झुक जाऊं और ग्रुप चैट में अपने गुनाह कबूल कर लूं। प्रेसिडेंट बाई, उन्होंने ग्रुप चैट में मुझे फिर से टैग किया। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने देखा ही ना हो। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उधर वह बिल्कुल पागल हुए जा रहे थे। लगातार मुझे टैग किए जा रहे थे। हर दिन मुझे वी चैट पर मैसेज भेज रहे थे। लियो थियान, ब्रदर डिंग, मुझे ब्रदर डिंग मत कहो। बस अपना घमंड छोड़ो और माफी मांग लो। काम सबसे पहले आता है। मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। कांपती उंगलियों से मैंने अपने फोन पर एक जवाब टाइप किया। मिल गया।
बॉस, मैं इस सीख को जरूर दिल में बिठा लूंगा। मैं फिर कभी 40 युआन की कोई डिश ऑर्डर नहीं करूंगा, न ही खाने पीने की लत में डूबूंगा और न ही ऐसी फिजूल खर्ची और बर्बादी करूंगा। अगले कंपनी डिनर में मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, मैं खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह मैसेज जो ऊपर से गुनाह कबूल करने जैसा लग रहा था, उबलते हुए तेल के बर्तन में गिरी पानी की एक बूंद जैसा था, ऊपर से शांत, लेकिन असल में यह अंदर ही अंदर सुलग रहा था। एक कर्मचारी की अपनी कंपनी से गहरी निराशा के साथ मैंने तुरंत कंपनी के हर सॉफ्टवेयर से लॉग आउट कर दिया, पूरी ईमानदारी से अपनी जांच पूरी होने तक निलंबन का पालन करते हुए। चूंकि मैं अब अपने पद पर नहीं था, इसीलिए मैं अब उसके कामों की चिंता भी नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे टॉयलेट के ठीक बगल वाले एक छोटे से दफ्तर में भेज दिया था, जहां मुझे रोजाना वहां से गुजरने वाले सहकर्मियों की नजरों का सामना करना पड़ता था। कुछ की नजरों में तिरस्कार था तो कुछ की नजरों में दया। वांग लिन मेरी पुरानी डेस्क पर शान से बैठे थे, डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर अपनी नई मिली सत्ता का रौब जमा रहे थे। लेकिन मेरा पद भरना इतना आसान भी नहीं था। इस प्रोजेक्ट से पहले के हर एक प्रोजेक्ट को मैंने खुद ही शुरू से आखिर तक अकेले ही संभाला था। मुझे हर छोटी बड़ी बात की पूरी जानकारी थी, डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक। लेकिन वांग लिन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही दिनों बाद 1 दर्जन से ज्यादा क्लाइंट्स ने शिकायतें दर्ज कराईं और मांग की कि उनके अकाउंट संभालने के लिए मुझे ही सौंपा जाए, नहीं तो वे हमारी पार्टनरशिप खत्म करने की धमकी दे रहे थे। अब कंपनी के सामने भारी मुआवजा देने की नौबत आ गई थी। आखिरकार प्रेसिडेंट बाई से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने खुद को सचमुच नीचा दिखाया और कॉमन वाटर कूलर के पास मेरे पास आए। जियांग चेन, उन्होंने बात शुरू की, ये प्रोजेक्ट लो, इनकी देखरेख तुम ही कर रहे थे। अब कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम बीच में आओ और इनका कोई हल निकालो। तुम्हें यह पक्का करना होगा कि क्लाइंट पूरी तरह से संतुष्ट हो। मैंने बेपरवाही से ऊपर देखा। क्या आप गलत आदमी को नहीं ढूंढ रहे हैं प्रेसिडेंट बाई? मैंने पूरी तरह से हैरान होने का नाटक किया। आखिरकार मुझे आत्मचिंतन के लिए सस्पेंड किया गया है। प्रेसिडेंट बाई साफ तौर पर झिझके, फिर खड़े लहजे में जवाब दिया, आत्मचिंतन के लिए सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें काम से छूट मिल गई है। यह कंपनी की पॉलिसी है, शुरू से आखिर तक काम पूरा करना। ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं, आखिर तक इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। मैंने कंधे उचकाते हुए अपने हाथ फैला दिए। लेकिन मेरे सिस्टम एक्सेस के सारे अधिकार तो पहले ही वापस ले लिए गए हैं। मेरे पास किसी भी चीज पर आगे काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। उनके चेहरे के हाव भाव जम गए, उनकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा सुलग रहा था। यह आत्मचिंतन के लिए सस्पेंशन है, नौकरी से निकालना नहीं। आखिर तुमने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों कर दिया? इसे फिर से चालू करवाने के लिए अप्लाई करो, अभी के अभी। मैंने शांति से उनकी तरफ देखा। लेकिन यह बात आपने ही कही थी प्रेसिडेंट बाई, जो ऑफिस में नहीं है उसे ऑफिस के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मैं तो बस अपने सीनियर के निर्देशों का पालन कर रहा था। प्रेसिडेंट बाई को लगा कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, फिर भी उन्होंने अपना सब्र बनाए रखा। ठीक है, उन्होंने मान लिया, अभी से तुम्हारा सस्पेंशन खत्म किया जाता है, तुम वापस काम पर आ गए हो। क्लाइंट से तुरंत संपर्क करो, उन्हें हमारी पार्टनरशिप खत्म न करने देना। मैं हल्के से मुस्कुराया। मिस्टर बाई, इस तरह के मामले के लिए क्या आपको अपने ज्यादा काबिल सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करनी चाहिए? आखिरकार मैं तो बस एक सुंदर लड़का, एक ऐसा आश्रित आदमी जो बिजनेस लाने के लिए सिर्फ अपनी शक्ल सूरत पर निर्भर रहता है। उसका चेहरा गुस्से से गहरा लाल हो गया, बिल्कुल सुअर के कलेजे जैसा। मुझ में निश्चित रूप से उस तरह की काबिलियत नहीं है। अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए उसने पलटकर जवाब दिया, जियांग चेन, वे तो बस सहकर्मियों के बीच के मजाक थे। क्या तुमने सच में उन्हें गंभीरता से ले लिया? मैंने अपनी मुस्कान चेहरे पर बनाए रखी, हालांकि उसके नीचे बर्फ की एक ठंडी परत छिपी थी। तो यह बात कि मुझसे सेल्स एग्जीक्यूटिव का पद छीन लिया गया और मैं 500,000 के बोनस से चूक गया, क्या वह भी बस एक मजाक था? और यह बात कि सिर्फ 40 युआन की एक डिश को बेहद खर्चीली दावत और फिजूल खर्ची करार दिया गया, क्या वह भी बस एक मजाक था? वे शब्द थप्पड़ों की एक जोरदार बौछार की तरह सीधे उसके चेहरे पर पड़े। उसके चेहरे का रंग लाल से सफेद हुआ और आखिर में एक बीमार सा हरा रंग ले लिया। मैं जानता था कि वह अपने अंदर ही अंदर एक जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा था। आखिरकार गलती मानकर अपना सिर झुकाना उसके जैसे बड़े बॉस के लिए तो अपनी शान के खिलाफ था। ठीक उसी समय वांग लिन दौड़ते हुए उत्साह से वहां आया। ओ मिस्टर बाई, तियान्युए ने पूंजी निवेश करने की मंजूरी दे दी है। मिस्टर बाई के चेहरे पर तुरंत ही जीत की मुस्कान खेल उठी। बहुत बढ़िया वांग लिन, तुम सच में इस कंपनी के लिए भाग्यशाली सितारे हो। जब तियान्युए का साथ हमारे साथ है तो वे क्लाइंट्स हमारे साथ बिजनेस करने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे गुस्से भरी नजरों से घूरा। जियांग चेन, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, अभी जाओ और अपनी नौकरी खत्म होने के कागजात पूरे करो। मैंने शांति से सिर हिलाया। ठीक है, मैं मांग करता हूं कि कंपनी मुझे नियमों के अनुसार नौकरी छोड़ने का मुआवजा दे। वह गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें मुआवजा चाहिए? तुमने कंपनी को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बस इंतजार करो, कंपनी तुम पर केस करने वाली है। इस बीच वांग लिन ने मुझे पूरी नफरत से घूरा। जियांग चेन, मैं ये पक्का करूंगी कि तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैंने चुपचाप अपना सामान पैक किया और उस कंपनी से बाहर निकल गया जहां मैंने पिछले 1 साल से इतनी मेहनत की थी। मैंने अपना सारा जुनून और दिमाग सिर्फ अपनी काबिलियत के भरोसे बिना किसी जान पहचान या सहारे के इस कंपनी में लगा दिया था। मैंने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाया था, फिर भी मुझे इनाम के तौर पर बिना किसी इज्जत के नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे बर्फ की तेज धार वाली ब्लेड्स के ऊपर से गुजारा गया हो, ठंडा और दर्द से भरा हुआ। मेरे साथी एक एक करके मुझे विदा करने आए और मुझे दिलासा देने लगे। लियू थिंग थिंग, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, बोली, भाईयों, तुम बहुत काबिल हो, तुम जहां भी जाओगे अपनी जगह बना ही लोगे। वांग लिन की किसी भी बात को दिल पर मत लेना, मुझे पता है कि तुम्हें पक्का कोई नई नौकरी मिल जाएगी। मैं बस मुस्कुराया और चुप रहा। जहां तक वांग लिन की बात है, एक बार जब मैं इस कंपनी से बाहर निकल जाऊंगा तो उसके पास मुझे छूने की भी हिम्मत नहीं बचेगी। फिर मुझे किसी का फोन आया जिससे मैंने आधे 1 महीने बाद मेरी मौसी का फोन आया। लिंग लिंग, उसने बात शुरू की, हम अगले हफ्ते तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। मुझे साइट विजिट के लिए अफ्रीका जाना है, इसलिए मैं खुद वहां मौजूद नहीं रह पाऊंगी। मैंने धीरे से कहा, आंटी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। क्या तुम्हें काम पर कोई दिक्कत हुई? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं कंपनी में वापस आना चाहता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। मैंने फोन काट दिया। हल्की सी मुस्कान के साथ मैंने अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़े।
जल्दबाजी मत करो, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। साइनिंग सेरेमनी में मेरे अचानक आ जाने से मेरी पुरानी कंपनी के सभी लोग हैरान रह गए, खासकर प्रेसिडेंट बाई और वांग लिन। उनकी नजरें इतनी तीखी थीं कि जैसे काट खाएंगी। वांग लिन ने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है। इस साइनिंग में शामिल होने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ, क्या इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ आ नहीं सकता? क्या ऐसी कोई संभावना है कि असल में मैं क्लाइंट की तरफ से हूँ, यानी तियान्युए का प्रतिनिधि? उसने अविश्वास में एक जोरदार ठहाका लगाया। जियांग चेन, यह किस तरह का मजाक है? तियान्युए ग्रुप की हेड मेरी माँ है, मैं ही क्लाइंट हूँ। उनकी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का मुझे पूरा हक है। खुद को क्लाइंट बता रहे हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हारे जैसा घटिया गिगोलो तो तियान्युए में टॉयलेट साफ करने के लायक भी नहीं है। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, अनगिनत नजरें उसकी तरफ घूम गईं। तो ये प्रेसिडेंट वांग का बेटा है, तभी तो ये खुद को इतना बड़ा तोप समझता है। इसने सच में वांग झुन के बेटे को नाराज करने की हिम्मत कर ली। इस आदमी का तो अब हाइचिंग में जिंदा रहने का कोई इरादा ही नहीं लगता। जरा इसे देखो, ये बिल्कुल वैसा ही घटिया किस्म का आदमी लग रहा है जैसा नाइट क्लब में अक्सर दिखते हैं। शायद ये बस एक गिगोलो है जो औरतों के पैसों पर ऐश करता है। वह प्रेसिडेंट वांग के बेटे जैसा बिल्कुल नहीं है। वह तो सचमुच एक बहुत ही आकर्षक और प्रतिष्ठित सज्जन है। वांग लिन बीच में खड़ा था और उस पर पड़ रही रोशनी में वह किसी ऐसे राजकुमार की तरह चमक रहा था जिसके चारों ओर उसका दरबार हो। सारी चापलूसी और तारीफें सुनकर वह मानो सातवें आसमान पर था। उसने मेरी यानी यूजिया की तरफ देखा और बेहिसाब घमंड के साथ मुस्कुराया। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को चिल्लाकर एक हुक्म दिया, इस कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालो, हम अभी इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स मेरी तरफ बढ़ने लगे। बिना घबराए मैंने शांति से अपनी जेब से एक मुहर निकाली। मैंने उसे अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया। वांग लिन, इसके बिना तुम आखिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का इरादा कैसे रखते हो? सभी की नजरें तुरंत मेरे हाथ पर टिक गईं। हर कोई अपनी जगह पर जम गया। क्या यह प्रेसिडेंट वांग की निजी क्रिस्टल मुहर नहीं है? मैंने सुना है कि यह मुहर प्राकृतिक गुलाबी ब्राजीलियाई क्रिस्टल के एक ही टुकड़े से तराशी गई थी। इसके किनारों पर कमल के बारीक डिजाइन उकेरे हुए हैं और इसके आधार पर तियान्युए ग्रुप का विशेष प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। इसे एक मशहूर जेड तराशने वाले उस्ताद ने 6 महीने की कड़ी मेहनत से बनाया था। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। यह प्रेसिडेंट वांग नान के लिए सभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग समारोहों में इस्तेमाल होने वाला एक विशेष प्रतीक है। आम दिनों में इसे ग्रुप के खजाने में ताला लगाकर सुरक्षित रखा जाता है। खुद प्रेसिडेंट के अलावा यहाँ तक कि उनके निजी सहायक को भी इसे छूने की इजाजत नहीं है। तो फिर यह अचानक और समझ से परे तरीके से यहाँ जियांगचेंग में कैसे पहुंच गई?